नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास ब्रिटिश भारत के दौर के कुछ दस्तावेज और विश्लेषण हैं। और हम इनके जरिए एक बड़े सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। सवाल ये है कि क्या अंग्रेज शासक भारत में सुधारक बनकर आए थे या फिर उनका एजेंडा कुछ और ही था। आज हम खास तौर पर दो चीजों पर ध्यान देंगे। एक तो समाज सुधार के नाम पर उठाए गए कदम और दूसरा आधुनिक शिक्षा की शुरुआत। हाँ, और हमारे स्रोत हमें इन नीतियों के दावों और उनकी हकीकत के बीच के फासले को समझने में मदद करेंगे। बिल्कुल, मतलब क्या ये बदलाव सच में भारत की भलाई के लिए थे या इनके पीछे ब्रिटिश हुकूमत के अपने हित छिपे थे। तो चलिए एक एक कर इन दावों की परतें उधेड़ते हैं और देखते हैं कि सबूत किस तरफ इशारा करते हैं। शुरुआत करते हैं मानवीय सुधारों से। हमारे सामने जो विश्लेषण है उसकी पहली ही लाइन कहती है कि भारतीय समाज की बुराइयों को दूर करने के ब्रिटिश प्रयास बहुत मामूली थे और इसलिए बहुत कम फल लाए। ये तो काफी कह सकते हैं सीधी और कड़ी टिप्पणी है। हाँ, और ये एक तरह से हमारी पूरी बातचीत की दिशा तय करती है। सही कहा। इसका मतलब है कि हमें बड़े बड़े दावों के पीछे की असलियत को बहुत ध्यान से खोजना होगा। और इन दावों में सबसे बड़ा दावा तो शायद सती प्रथा को खत्म करने का ही है। साल था 1829। हाँ, 1829 में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने एक कानून पास किया। इसके तहत विधवा को उसके पति की चिता पर जलाने से जुड़ी किसी भी गतिविधि को एक आपराधिक काम बना दिया गया। ये सुनने में एक बहुत बड़ा और साहसी कदम लगता है, लेकिन यहाँ एक पेच है। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि अंग्रेज शासक शुरू में इस मामले में हाथ डालने से कतरा रहे थे। उन्हें डर था। किस बात का डर? डर था कि अगर उन्होंने इस प्रथा को रोका तो जो रूढ़िवादी भारतीय हैं वो भड़क उठेंगे और ये उनके शासन के लिए खतरा पैदा हो सकता है। बिल्कुल सही। तो सवाल उठता है कि फिर उन्होंने ये कदम उठाया क्यों? हाँ, वही तो। इसका जवाब है भारतीय समाज के भीतर से उठे दबाव के कारण। राजा राममोहन रॉय जैसे समाज सुधारक और ईसाई मिशनरी वो लगातार इस अमानवीय प्रथा के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। मतलब जब उन्होंने माहौल तैयार कर दिया तब जाकर सरकार ने हिम्मत दिखाई। हाँ, तो ये एक दिलचस्प विरोधाभास है। कैसा विरोधाभास? देखिए, अंग्रेज खुद को आधुनिक और सभ्य शासक के तौर पर दिखाना चाहते थे, लेकिन सबसे बर्बर प्रथाओं में से एक को खत्म करने की हिम्मत वो उनमें तब तक नहीं आई जब तक कि पिछड़े कहे जाने वाले समाज के भीतर से ही आवाज नहीं उठी। ये तो उनके सुधारवादी होने के दावे पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है ना? बिल्कुल, और ये प्रथा कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। हमारे पास आंकड़े हैं। क्या कहते हैं आंकड़े? कि सिर्फ 3 साल 1815 से 1818 के बीच अकेले बंगाल प्रेसिडेंसी में 800 से ज्यादा महिलाओं को जिंदा जला दिया गया था। ये एक भयावह हकीकत थी। 800? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। वैसे ये भी जानना जरूरी है कि क्या इसे रोकने की कोशिश पहले कभी नहीं हुई थी? हुई थी, कई बार हुई थी। स्रोत बताते हैं कि मुगल बादशाह अकबर और औरंगजेब से लेकर पेशवाओं और जयपुर के राजा जयसिंह तक कई भारतीय शासकों ने इसे दबाने की कोशिश की थी, लेकिन वो पूरी तरह सफल नहीं हो पाए। इस लिहाज से बेंटिंग की तारीफ करनी होगी कि जब उन्होंने कदम उठाया तो वो रूढ़िवादी विरोध के आगे झुके नहीं, वो मजबूती से टिके रहे। ठीक है, तो सती प्रथा के मामले में हम कह सकते हैं कि स्कोर सुधारकों के पक्ष में जाता दिखता है, भले ही प्रेरणा बाहरी ही। लेकिन क्या ये पैटर्न दूसरे सुधारों में भी दिखता है? चलिए एक और भयानक प्रथा को देखते हैं, कन्या भ्रूण हत्या। यह कहानी थोड़ी अलग है। ये प्रथा यानी जन्म के समय बच्चियों को मार देना खासकर कुछ राजपूत कुलों और दूसरी जातियों में प्रचलित थी। और इसकी वजह क्या थी? वजहें भी जटिल थीं। लड़ाइयों में मर्दों की बड़ी संख्या में मौत, कुछ इलाकों में रोजगार की मुश्किलों के चलते लड़कियों को बोझ समझना और दहेज जैसी कुप्रथा। तो इसे रोकने के लिए क्या किया गया? स्रोत बताते हैं कि 1795 और 1802 में ही नियम तो बना दिए गए थे। हाँ, सती प्रथा पर रोक से भी पहले तो फिर नियम बना दिए गए थे, लेकिन वो सिर्फ कागज पर थे। उन्हें जमीन पर सख्ती से लागू करने का काम बेंटिंग और बाद में लॉर्ड हार्डिंग के समय में ही हुआ। मतलब कानून बनाने और उस पर अमल करने के बीच दशकों का फासला था। बिल्कुल, और ये दिखाता है कि इन सुधारों को लेकर ब्रिटिश प्रशासन में कोई जल्दी या कह सकते हैं निरंतरता नहीं थी। जब तक कोई खास अधिकारी दिलचस्पी न ले तब तक मामले ठंडे बस्ते में पड़े रहते थे। और फिर आता है 1856 का हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। जी, इसने कानूनी तौर पर विधवाओं को दोबारा शादी करने का हक दिया।
क्या ये भी अंग्रेजों की अपनी पहल थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भी पूरी तरह से भारतीय सुधारकों के आंदोलन का नतीजा था। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसके लिए एक जबरदस्त मुहिम छेड़ी थी। तो सरकार ने बस उस मुहिम पर अपनी मुहर लगा दी? हाँ, एक तरह से। और यहाँ भी कानून बन जाने का मतलब ये नहीं था कि समाज ने उसे तुरंत अपना लिया। स्रोत साफ कहते हैं कि इस अधिनियम का फौरी असर लगभग शून्य था, नगण्य। तो अगर हम इन तीनों बड़े सुधारों को एक साथ देखें, सती प्रथा का अंत, कन्या भ्रूण हत्या पर रोक और विधवा पुनर्विवाह, तो एक पैटर्न साफ दिखता है। क्या पैटर्न? कि पहल ज्यादातर भारतीय सुधारकों ने की, अंग्रेजों ने कार्रवाई करने में बहुत देर लगाई और उनका असर समाज के बहुत ही छोटे हिस्से पर ही पड़ा। एकदम सही। इसीलिए स्रोत का निष्कर्ष है कि इन सुधारों ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था के केवल बाहरी हिस्सों को छुआ और अधिकांश लोगों के जीवन को प्रभावित नहीं किया। बाहरी हिस्सों को छुआ? हाँ, शायद एक विदेशी सरकार के लिए इससे ज्यादा करना मुमकिन भी नहीं था। वो समाज की जड़ों को हिलाकर अपने लिए मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहते थे। उनका सुधारवाद बहुत ही सधा हुआ और अपने हितों को ध्यान में रखकर किया गया था। तो सामाजिक मोर्चे पर तस्वीर साफ है कि असर बहुत सतही था। लेकिन शिक्षा एक ऐसा मैदान है जहां अंग्रेजों के प्रभाव को अक्सर बहुत गहरा और ट्रांसफॉर्मेटिव माना जाता है। ये एक आम धारणा है। तो क्या हमारे स्रोत इस आम धारणा से सहमत हैं, या यहां भी कहानी वही है, बड़े दावे और खोखली हकीकत? यहाँ कहानी ज्यादा जटिल है। ये सच है कि आधुनिक शिक्षा के प्रसार में अंग्रेजों की भूमिका थी, लेकिन वो अकेले नहीं थे। और कौन था? ईसाई मिशनरियों और खुद प्रगतिशील सोच वाले भारतीयों का योगदान भी बहुत बड़ा था। और शुरुआत तो बहुत ही ठंडी थी। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी। उसका मकसद पैसा कमाना था, शिक्षा देना नहीं। बिल्कुल। इसलिए अपने शासन के पहले 60 सालों तक उन्होंने इस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन हमारे स्रोत दो शुरुआती उदाहरणों का जिक्र करते हैं। 1781 में कलकत्ता में वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक मदरसा खोला, और 1791 में जोनाथन डंकन ने वाराणसी में एक संस्कृत कॉलेज। हाँ, तो क्या ये ज्ञान को बढ़ावा देने की कोशिश नहीं थी? ऊपर से देखने पर ऐसा लग सकता है, लेकिन इनके पीछे का मकसद बहुत ही व्यवहारिक और कह सकते हैं स्वार्थ से भरा था। मतलब? इन संस्थानों का लक्ष्य था ऐसे भारतीय तैयार करना जो फारसी और संस्कृत जानते हों, ताकि वो कंपनी की अदालतों में कानून व्यवस्था संभालने में अंग्रेज जजों की मदद कर सकें। ये शिक्षा के लिए नहीं, प्रशासन के लिए था। अच्छा, तो फिर असली बदलाव कब और कैसे आया? ये विचार कहाँ से आया कि सरकार को शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए? ये दबाव भी कई तरफ से आया। मिशनरी चाहते थे कि शिक्षा के जरिए वे ईसाई धर्म का प्रचार कर सकें। मानवतावादी सोचते थे कि पश्चिमी ज्ञान से भारत का भला होगा। और भारतीय? और राजाराम मोहन रॉय जैसे भारतीय मानते थे कि आधुनिक विज्ञान और तर्क के बिना भारत आगे नहीं बढ़ सकता। इसी दबाव के चलते 1813 के चार्टर एक्ट में पहली बार, हाँ, ये एक बड़ा मोड़ था, 1 लाख रुपए की रकम भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने और विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए रखी गई। 1 लाख रुपए पूरे भारत की शिक्षा के लिए? हाँ। ये तो ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि स्रोत बताते हैं कि ये छोटी सी रकम भी 1823 तक खर्च ही नहीं की गई थी। 10 साल तक? 10 साल तक। और जब खर्च करने की बारी आई तो एक नई बहस छिड़ गई। हाँ, वो बड़ी मशहूर बहस है। जी, 2 खेमे बन गए। एक खेमा, जिन्हें ओरिएंटलिस्ट कहा गया, उनका मानना था कि पैसा पारंपरिक भारतीय शिक्षा यानी संस्कृत, अरबी और फारसी पर खर्च होना चाहिए। और दूसरा खेमा? दूसरा खेमा एंग्लिसिस्ट का कहना था कि पैसा सिर्फ आधुनिक पश्चिमी विज्ञान और साहित्य पर, और वो भी अंग्रेजी भाषा के माध्यम से खर्च होना चाहिए। और इस बहस का अंत हुआ 1835 में लॉर्ड मैकाले के मशहूर मिनट के साथ। उसने तो पूरा पासा ही पलट दिया। बिल्कुल। मैकाले ने जोरदार तर्क दिया कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक शेल्फ ही भारत और अरब के पूरे साहित्य के बराबर है। ये तो सुनने में बहुत घमंडी और नस्ली भेदी लगता है। है भी। उन्होंने कहा कि भारतीय भाषाएं पिछड़ी हुई हैं और उनमें आधुनिक ज्ञान नहीं दिया जा सकता। इसलिए सरकार को अपने सारे सीमित संसाधन सिर्फ अंग्रेजी शिक्षा पर लगाने चाहिए। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ है। स्रोत ये भी साफ करते हैं कि मैकाले के विचार भले ही पूर्वागार से भरे थे, लेकिन उस वक्त के हिसाब से एक बात में दम था। किस बात में? कि भौतिक और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में यूरोप उस समय भारत से काफी आगे निकल चुका था।
और शायद इसीलिए राजा राममोहन रॉय जैसे भारतीय भी पश्चिमी शिक्षा की वकालत कर रहे थे। हाँ, ये बहुत अहम नुक्ता है। राममोहन रॉय जैसे लोग पश्चिमी शिक्षा को आधुनिक पश्चिम के वैज्ञानिक और लोकतांत्रिक विचारों के खजाने की चाबी के तौर पे देखते थे। अच्छा। उनका मानना था कि पारंपरिक शिक्षा ने लोगों को अंधविश्वासी और दकियानूसी बना दिया है। देश का उद्धार भविष्य की ओर देखने में है, अतीत में नहीं। तो एक तरह से मैकाले और राममोहन रॉय दोनों अलग अलग वजहों से एक ही नतीजे पर पहुंचे। बिल्कुल। तो 1835 में फैसला हो गया कि शिक्षा अंग्रेजी में दी जाएगी। इसके बाद सरकार ने आम लोगों के लिए बहुत सारे प्राइमरी स्कूल खोलने के बजाय कुछ चुनिंदा अंग्रेजी स्कूल और कॉलेज खोले। ये तो साफ तौर पर एक अभिजात्य वर्ग बनाने की नीति लगती है। और इसी नीति को सही ठहराने के लिए एक थ्योरी घड़ी गई जिसे कहते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। हाँ, ये नाम ही अपने आप में सब कुछ कह देता है। मतलब ज्ञान ऊपर से छनकर नीचे तक पहुंचेगा। ये तो सुनने में ही बहुत अजीब और अव्यावहारिक लगता है। हाँ, मतलब आप समाज के ऊपरी तबके के कुछ लोगों को पढ़ा दो और उम्मीद करो कि वो ज्ञान को आम जनता तक पहुंचाएंगे। ये तो एक तरह से अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना हुआ। बिल्कुल। ये कम पैसे में काम चलाने का एक तरीका था। बाद में 1854 में वुड्स डिस्पैच नाम की एक नई नीति आई। अच्छा, इसमें क्या नया था? को खारिज कर दिया और कहा कि सरकार की जिम्मेदारी आम जनता को शिक्षित करने की है। इसी के तहत कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में 1857 में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। लेकिन क्या इस बार भी कहानी वही थी? मतलब कागज पर बड़े बड़े वादे और अमल में कुछ नहीं? काफी हद तक। व्यवहार में सरकार ने आम शिक्षा के प्रसार के लिए बहुत कम काम किया और पैसा भी बहुत कम खर्च किया। तो इससे ये सवाल उठता है कि अगर परोपकार या भारत को आधुनिक बनाना मकसद नहीं था, तो फिर इस पूरी शिक्षा नीति के पीछे असली वजह क्या थी? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। ये बात हजम करना मुश्किल है कि शिक्षा जैसे महान काम के पीछे इतने स्वार्थी कारण हो सकते हैं। क्लर्क बनाना, अपना सामान बेचना। क्या स्रोत सिर्फ इन्हीं वजहों का जिक्र करते हैं या कोई और भी पहलू था? स्रोत 3 मुख्य वजह गिनाते हैं। नंबर 1 और सबसे जरूरी, पैसा बचाना। पैसा बचाना कैसे? देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य को चलाने के लिए हजारों छोटे मोटे कर्मचारियों की जरूरत थी। क्लर्क, अधिकारी। इंग्लैंड से इतने लोगों को लाना बहुत महंगा पड़ता। तो उन्होंने सोचा कि भारतीयों को ही थोड़ी बहुत अंग्रेजी सिखाकर क्लर्क बना लो, ये बहुत सस्ता पड़ता था। बिल्कुल, यानी बाबू बनाने की फैक्ट्री आप कह सकते हैं। दूसरी वजह थी आर्थिक। वो कैसे? उन्हें उम्मीद थी कि जो भारतीय अंग्रेजी पढ़ेंगे वो अंग्रेजी रहन सहन अपनाएंगे, अंग्रेजी स्वाद विकसित करेंगे और फिर ब्रिटेन में बने सामानों के अच्छे ग्राहक बन जाएंगे, यानी अपने बाजार का विस्तार करना। सही पकड़ा। और तीसरी वजह थी राजनैतिक नियंत्रण। अच्छा। मैकाले ने अपनी मंशा साफ शब्दों में लिखी थी। उनका लक्ष्य था एक ऐसा वर्ग बनाना जो खून और रंग में भारतीय हो, लेकिन स्वाद, राय, नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेज हो। और उन्हें लगा कि ये पढ़ा लिखा वर्ग हमेशा ब्रिटिश राज का वफादार रहेगा। हाँ, यही उनकी उम्मीद थी। तो इस पूरी सोची समझी नीति का भारत की अपनी पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था पर क्या असर हुआ? वो तो हजारों सालों से चल रही थी। वो धीरे धीरे खत्म हो गई। जब सरकारी मदद मिलनी बंद हो गई तो पाठशालाएं और मदरसे मुरझाने लगे। और फिर 1844 में सरकार ने एक और कील ठोक दी। वो क्या थी? उन्होंने ऐलान किया कि सरकारी नौकरियों के लिए अंग्रेजी का ज्ञान होना जरूरी है। बस इस एक ऐलान ने अंग्रेजी स्कूलों को रातों रात लोकप्रिय बना दिया और पारंपरिक स्कूलों से छात्रों को खींच लिया। तो अब हमारे सामने एक पूरी तस्वीर उभर रही है। चलिए इस व्यवस्था की कुछ बड़ी कमजोरियों पर बात करते हैं ताकि हम समझ सकें कि इसकी विरासत क्या रही। जरूर। सबसे बड़ी और सबसे भयानक कमजोरी थी आम जनता की शिक्षा की पूरी तरह से अनदेखी। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि 1921 तक, यानी 100 साल से ज्यादा की अंग्रेजी शिक्षा के बाद भी भारत के 92% लोग अनपढ़ थे। 92%? ये आंकड़ा तो चौंकाने वाला है ना? और जो थोड़े बहुत लोग पढ़े लिखे थे वो अंग्रेजी में सोचते और बोलते थे। इसने तो समाज में एक नई दीवार खड़ी कर दी होगी। बिल्कुल। इसने शिक्षित अभिजात वर्ग और आम जनता के बीच एक भाषाई और सांस्कृतिक खाई पैदा कर दी। शिक्षा महंगी भी थी, तो ये सिर्फ शहरों में रहने वाले अमीर लोगों तक ही सीमित रह गई। गांव और गरीब इससे पूरी तरह बाहर रहे। और महिलाओं की शिक्षा, उसका क्या हाल था? वो तो और भी बुरा था। लड़कियों की शिक्षा की लगभग पूरी तरह से उपेक्षा की गई। सरकार ने इसके लिए कोई पैसा ही नहीं दिया। कोई पैसा नहीं दिया? क्यों? उनकी सोच बहुत सीधी थी। महिलाओं को क्लर्क तो बनना नहीं है, तो उन्हें पढ़ाने का क्या फायदा? ओह। इसका नतीजा सुनिए। 1921 तक
100 में से सिर्फ 2 भारतीय महिलाएं पढ़ लिख सकती थीं। 100 में से सिर्फ 2। ये तो सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी के साथ हुआ अन्याय है। बिल्कुल। और वैज्ञानिक या तकनीकी शिक्षा का क्या? क्या उन्होंने भारत को औद्योगिक बनाने के लिए कोई तैयारी की? उसकी भी पूरी तरह से अनदेखी की गई। 1857 तक पूरे देश में सिर्फ 3 मेडिकल कॉलेज थे और 1 इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में था। अच्छा। जिसमें भी सिर्फ यूरोपियन और यूरेशियन ही पढ़ सकते थे, भारतीय नहीं। तो इन सारी कमजोरियों की जड़ में एक ही बात लगती है, पैसा खर्च करने की नीयत का ना होना। बिल्कुल। सरकार शिक्षा को एक जरूरी निवेश नहीं बल्कि एक मामूली खर्च मानती थी। स्रोत एक आंकड़ा देते हैं जो पूरी कहानी कह देता है। क्या आंकड़ा है? 1886 तक सरकार अपने कुल 47 करोड़ रुपए के बजट में से शिक्षा पर सिर्फ 1 करोड़ रुपए खर्च कर रही थी। बस 1 करोड़? हाँ। तो आज की हमारी इस पड़ताल का निष्कर्ष बहुत साफ है, चाहे वो सामाजिक सुधार हो या आधुनिक शिक्षा का प्रसार, दोनों ही बहुत सीमित थे और मुख्य रूप से ब्रिटिश हितों से प्रेरित थे। चाहे वो प्रशासनिक हो, आर्थिक हो या राजनीतिक, इन नीतियों ने समाज के एक बहुत छोटे से तबके को ही छुआ और अपने पीछे निरक्षरता, शिक्षित और अशिक्षित के बीच की गहरी खाई और एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जैसी गंभीर कमजोरियां छोड़ गए जिनका असर हम आज भी महसूस करते हैं। जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। विडंबना देखिए, जिस शिक्षा प्रणाली की नींव क्लर्क बनाने और एक औपनिवेशिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रखी गई थी, उसी प्रणाली ने अनजाने में लोकतंत्र, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद विरोध जैसे विचारों के वाहक भी तैयार कर दिए। ये सोचने वाली बात है। तो क्या ये इस बात का सबूत है कि ज्ञान की अपनी एक ताकत होती है जिसे कभी भी पूरी तरह से नियंत्रित नहीं किया जा सकता, चाहे उसे देने वाले का इरादा कुछ भी क्यों ना हो? इस पर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे।